हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक ही है, समझिए इसको। थॉर्नबर्ग का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो आएगा। ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक समझिए इसको। थॉर्नबर्ग का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। इससे पहले हम कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखे थे हम लोग। तो एक्चुअली दोस्तों, जो इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं, जो जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, वो वीडियो अपने आप में हॉलिस्टिक है। उसमें मतलब कि हर तरह का जितना क्वेश्चन पूछ सकता है ना बीपीएससी, वो सारा प्रीवियस का क्वेश्चन मैं देख करके बनाया हूँ। मतलब जितना बीपीएससी का क्वेश्चन है ना, कि कोपेन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्लाइमेट को क्या क्या मतलब कि अप्रोच होता है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का, क्या क्या बेस यूज किए हैं कोपेन, किस तरह क्लाइमेट में क्लासीफाई किए हैं, डायग्राम्स वगैरह कुछ है तो वो भी। उसके बाद क्या क्या उनका मेरिट है, क्या डिमेरिट है, प्रेजेंट एज में कैसे रिलेवेंट है, सारा सारा डायमेंशन कवर किए हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट सारा डायमेंशन कवर करते जा रहे हैं। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो देखिएगा तो ज़रूर आप लोग को फ़ायदा होगा। तो आज देखते हैं हम लोग थॉर्नबर्ग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोग मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाते रहिए, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे पास कोई टीम वगैरह है नहीं। मैं खुद ही सब तैयार करता हूँ, खुद भी करता हूँ, और आप लोग के लिए भी मतलब कि खुद भी यहाँ लाते रहता हूँ टाइम निकाल करके। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना दोस्तों, कि आप लोग की मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी एकदम जुनून जोश एकदम बढ़ाते रहिए आप लोग। वीडियो को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग को बेनिफिट मिल सके वीडियो का। मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा, आप लोग को भी हौसला बुलंद रखूंगा मैं। तो देखते हैं थॉर्नबर्ग का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमेशा की तरह जैसे कि हम लोग ये पहले हम लोग देखे थे कि क्लाइमेट को हम लोग क्या होता है ना, क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग का कोपेन देख चुके थे। इसमें एक्चुअली ये जो थॉर्नबर्ग है ना, ये नाम देख लीजिएगा। इसको लिखा हुआ है थॉर्न बैटे लिखते हैं, लेकिन थॉर्न बाइट पढ़ते हैं। इसको थॉर्न पढ़ते हैं, और टी साइलेंट रहता है, यहाँ पे साइलेंट रहता है ये। और थॉर्न, इसको बाइट पढ़ते हैं, थॉर्न बाइट पढ़ते हैं, ठीक है ना। थॉर्न बाइट पढ़ते हैं इसको। तो ये जो थे ना, ये अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन ज्योग्राफर थे, अमेरिकन थे। इस कारण से क्या हुआ ना, कि ये 1931 ईस्वी में, 1931 में एक क्लाइमेट को क्लासीफाई किए पहली बार, 1931 ईस्वी में। और ये क्या किया ना, वर्ल्ड को क्लासीफाई नहीं किए, वर्ल्ड में जितना क्लाइमेट है ना उसको क्लासीफाई नहीं किए। सिर्फ अमेरिका का मतलब जो नॉर्थ अमेरिका में जितना भी क्लाइमेट टाइप का है ना, उसको क्लासीफाई किए, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में 1933 ईस्वी में, 2 साल के बाद ही 1933 में ये क्या किया ना, वर्ल्ड का जितना भी क्लाइमेट है ना उसको क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासीफाई करते हैं। और 1948 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया का जब इंडिपेंडेंस मिला था, उसके 1 साल बाद ये फिर से ये इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछेगा, ये पूछेगा और ये पूछेगा। अगर पूछ रहा है स्पेसिफाई करके कि ये वाला लिखना है तो ये लिखना है, ये तो ये। अगर नहीं पूछ रहा है तो दोनों को हम लोग को इंक्लूड करके हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना। थॉर्नबाइट भी थे ना, जो बेस यूज किए थे अपना, कि किस बेसिस पे अपना क्लाइमेट क्लासिफाई करते हैं। तो ये भी एक्चुअली क्या किया ना, जब 1931 का जो क्लासिफाई कर रहे थे, तो ये भी बेसिकली लिए क्या चीज का, प्लांट कहाँ पे किस तरह से कितना प्लांट का है, डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह का है, समझ रहे हो ना। उसके बाद टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये भी 3 चीज को बेसिक लेकर चल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है ना, कि बाद में अपना बेस में जो इवोपरेशन है उसको भी ऐड किए, ठीक है ना। इवोपरेशन को बाद में जो 1933 का जो बेसिक जो मेन जो है, वहां पे इवोपरेशन को भी ऐड किए। और वहां पे ना 2 कंसेप्ट देते हैं वहां पे। एक बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, एक बोलते हैं प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस या प्रिसिपिटेशन इफिशियंसी, ठीक है ना। एक बोलते हैं प्रिसिपिटेशन इफिशियंसी, और दूसरा बोलते हैं क्या, थर्मल इफिशियंसी। सॉरी, टेम्परेचर नहीं, थर्मल। टेम्परेचर है, एक प्रिसिपिटेशन है, वही चीज है ना, थर्मल इफिशियंसी, ठीक है ना। ये 2 टर्म यूज करते हैं वो। और कहते हैं क्या, कि प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी है ना, जो बेसिकली जब प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वर्षा हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो प्लांट को बेसिकली, प्लांट का ही है आएगा बात, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और एंगल प्रेसिपिटेशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी वही चीज है, तीनों चीज।
ये कहते हैं कि जब प्रेसिपिटेशन होता है तो प्लांट को कितना प्रेसिपिटेशन है, कितना पार्ट प्रेसिपिटेशन का है जो कि इसके प्लांट के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वर्षा हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो कुछ होगा कि इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ प्लांट का पत्ता के थ्रू इवेपोट्रांसपिरेशन होता है ना। तो ट्रांसपिरेशन होता है, इवोपरेशन होता है, फिर पानी में धरती के अंदर भी धीरे धीरे फिल्ट्रेट करके चला जाता है। तो प्लांट के लिए कितना अवेलेबल है टोटल मॉइस्चर, उसको बोलते हैं कि ये बोलते हैं प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। और ये बोलते हैं ना कि इसको प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी को निकालने के लिए ये कहते हैं ना कि P/E का रेशियो निकालते हैं ये, ठीक है ना। P/E का, जो P से प्रेसिपिटेशन हो गया, I से इवेपोरेशन हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये बोलते हैं कि थर्मल इफिशियंसी में कहते हैं ना कि जिस तरह से प्रेसिपिटेशन होता है जो कि हमारा नेसेसरी होता है हमारा, उस तरह से टेम्परेचर भी होता है ना, प्लांट के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है ना। और ये टेम्परेचर इफिशियंसी निकालते हैं, और टेम्परेचर इफिशियंसी निकालने का आगे तरीका है, अभी हम लोग देखेंगे, पहले प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी देखेंगे, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी देखते हैं। तो जब P/E के लिए ना एक फार्मूला बताते हैं, ये एक्चुअली कहते हैं ना कि प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी एक इंडेक्स निकालते हैं। इंडेक्स मतलब बेसिकली क्या हो गया ना कि प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी हर मंथ का, ठीक है ना, और उसको हम ना ईयरली वाइज लेंगे तो उसको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे क्या हो गया ना कि प्रेसिपिटेशन ऑफ जनवरी बाई इवोपरेशन ऑफ जनवरी, ठीक है ना, प्लस प्रेसिपिटेशन ऑफ फरवरी बाई इवोपरेशन ऑफ फरवरी। इस तरह से करते करते प्रेसिपिटेशन ऑफ दिसंबर बाई इवोपरेशन ऑफ दिसंबर। समझ रहे हो ना, ये रेशियो निकालना चाह रहे हैं जो कि प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी है, दिखाएगा हमको P/E का रेशियो। प्रेसिपिटेशन तो टोटल हो तो रहा है, बट कुछ है जो कि इवोपरेट हो जा रहा है, तो ये रेशियो की बोलते हैं कि हमारा प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी है, ठीक है ना, जो कि टोटल वाटर अवेलेबल होगा, प्रेसिपिटेशन अवेलेबल होगा प्लांट के लिए, यूज के लिए, ठीक है ना। और इस तरह से निकालते हैं प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी इंडेक्स निकालते हैं, आई से इंडेक्स है, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, सिग्मा i/1 से i/1 से 12 तक जाएगा ना, और Pi/EI कह सकते हैं कि नहीं, इसको कह सकते हैं, कह सकते हैं Pi/EI i/1 से लेकर के 12 तक होगा ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी इंडेक्स निकालने में कि हर महीने का हमको डेटा अवेलेबल रहता नहीं है। अब हर महीने हर जगह पे जहाँ हम क्लाइमेट निकालना चाहें, वहाँ पे जहाँ हम क्लाइमेट निकालना चाहें वहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन तो हो रहा है, समझ में आता है। रेनफॉल तो हम लोग निकालते हैं ना गौतम, कि रेनफॉल किस एरिया में कितना रेनफॉल हो रहा है, ये तो हम निकालते हैं ना। लेकिन इवोपरेशन लॉस, जो इवोपरेटिव लॉस है, किस रीजन का कितना इवोपरेटिव लॉस है, इवोपरेशन कहाँ से हो गया, कितना हो गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही कम्प्लेक्स है। तो ये कम्प्लेक्स होने के कारण ना ये एक फार्मूला देते हैं, ये बोलते हैं कि एक कम्प्लेक्स हो गया ना, तो इसके लिए एक फार्मूला देते हैं। तो क्या बोलते हैं कि P/E जो है ना रेशियो, एक बेसिकली क्या है ना कि थॉर्मल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है ना, पूरा एकदम मेमोराइज करना है। हम बस उसी को ना एक जो बेस्ट तरीका हो सकता है ना कि हल्का का जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट को हम समझाते जा रहे हैं, याद करने वाला काम खुद करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं कि कहाँ से कौन टर्म कैसे कैसे आया, हम समझाते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये मेमोराइज करने का पूरा है। जैसे कि P/E का वो जैसे यहाँ तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना। देखो प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी है ना, उसको P/E से डिनोट करते हैं हम, प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी को, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी इंडेक्स जब आ जाएगा ना तो P/E जो E ही रहेगा, लेकिन ये ईयरली हो जाएगा, समझ रहा है ना। ये प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी माने ये मंथली है। अच्छा, इंडेक्स आ जाएगा, माने इंडेक्स माने पूरा साल भर को कैलकुलेट करके एक इंडेक्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इवेपोरेटिव लॉस है यहाँ पे हमको, तो एक फार्मूला देते हैं, और फार्मूला रहता है ना P/E प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी माने मंथली, ठीक है ना। एक फार्मूला देते हैं, वो फार्मूला रहता है 11.5 इंटू P/T और -10 to the power 10/9, समझ रहा ना। एक अथी देते हैं,
एक फॉर्मूला देते हैं जिसमें कि पी बाई ई का रेशियो देते हैं 11.5 इंटू पी बाई टी माइनस 10 इंटू पावर 10/9। यहाँ पे पी क्या है यहाँ पे? प्रेसिपिटेशन, मंथली रेनफॉल, ठीक है ना, इंच में मंथली रेनफॉल। और टी क्या है? टेम्परेचर क्या चीज में? मंथली टेम्परेचर, मीन मंथली टेम्परेचर क्या चीज में? फ़ारेनहाइट में। अब बताओ, पी हम ले रहे हैं और टी ले रहे हैं, ये मंथली ले रहे हैं, मतलब हमारा आज कितना, जैसे कि हर किसी महीने में 1 तारीख कितना वर्षा हुआ, 2 तारीख कितना हुआ, 3 तारीख कितना हुआ, 4 तारीख कितना हुआ, सारे दिन का जनवरी का इंच में कितना वर्षा हुआ निकाल करके मीन निकाल देंगे, तभी तो ये आएगा। मीन मंथली रेनफॉल, ये मीन मंथली टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, तब ना आएगा जब पूरा का मीन निकालेंगे। तो ये यहाँ पे डाटा पुट कर दोगे, पी बाई टी का डाटा पुट कर दोगे जनवरी का निकाल के, तो जनवरी का वैल्यू आ जाएगा। फिर फरवरी का निकाल के पुट कर दोगे, फरवरी का वैल्यू आ जाएगा। उस तरह से मार्च का दिसंबर का पूरा आ जाएगा ना। अब पी बाई ई जो है, अब निकालेंगे इंडेक्स, तो कैसे क्या होगा, क्या करेंगे इसको हम 11.5 को हम आगे ले लेंगे और सिग्मा लगा देंगे i क्लास 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। और पी आई बाई टी आई माइनस 10 था ना, माइनस 10 डिवाइड बाई 10/9, समझ रहे हो ना। ये इंडेक्स निकल गया, ठीक है, इंडेक्स निकल गया। और इस इंडेक्स के बेसिस पे जो पी बाई ई का जो इंडेक्स, मतलब पी बाई ई को पीई जो पीई आई है ना, जो पीई आई इंडेक्स है, इसके बेसिस पे ना जो क्या करते हैं ना ये कि 5 गो ह्यूमिडिटी का प्रोविंस डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। 5 ह्यूमिडिटी प्रोविंस बनाते हैं इसी के बेसिस पे, ठीक है। अब वो होता है ABCDE, ठीक है, 5 गो प्रोविंस बनाते हैं ABCDE। और इसमें क्या करते हैं ना कि कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि A मतलब हो गया कि वेट, और ये हो गया वेट, ये हो गया ह्यूमिड, ठीक है, सब ह्यूमिड, एरिड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वहां का क्या हो गया, वहां का कंडीशन किस तरह का कंडीशन है, ठीक है ना। इसके हिसाब से वेजिटेशन बता दोगे कैसा कैसा होगा वेजिटेशन। ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये तो रेन फॉरेस्ट होगा, रेन फॉरेस्ट। ये सिंपल फॉरेस्ट होगा, ये ग्रासलैंड हो जाएगा, ग्रासलैंड होगा। ये क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, स्टेपी ग्रासलैंड होगा, जो थोड़ा सा डिजर्ट टाइप का रहता है। ये तो फिर आगे तो एरिड रीजन है, ये तो डिजर्ट है इसका लिए, ठीक है ना, ठीक है। और ये सब बता क्यों रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ये बेसिकली कैसे बता रहे हैं, तो ये कहते हैं ना, ये कहते हैं क्या कि अगर जो पी बाई ई का जो इंडेक्स है, पी बाई ई का जो इंडेक्स है, अगर उसका वैल्यू 127 से ज्यादा आ रहा है, या ऐसे कहो ना कि 16 से कम आ रहा है ना, तो ये ई आएगा, ठीक है ना। अब सोचो ना, पी बाई ई बेसिकली क्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन का कितना पार्ट है प्रेसिपिटेशन का जो प्लांट के लिए अवेलेबल है। अब एरिड रीजन में प्लांट के लिए कहाँ से अवेलेबल होगा, पी बाई ई, इसका वैल्यू बहुत कम होगा, तो 16 से कम होगा। 16 का डबल कितना होता है, 32, तो यहाँ 16 से कम है, यहाँ 16 से 31 तक हो जाएगा, ठीक है, 16 का डबल, फिर यहाँ 32 का डबल 64 तो 63 तक हो जाएगा, ठीक है। फिर 64 डबल कितना होता है, 128 127 तक हो जाएगा, और 127 से फिर बड़ा वो हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्या किए, इस तरह से पी बाई ई का इंडेक्स निकाले, इसका वैल्यू के हिसाब से नाम कर दिया ABCDE टाइप का क्लाइमेट। और ABCD है ना, इसका ये प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है, उसके हिसाब से समझ गए कि ये वेट है, ह्यूमिड है, सब ह्यूमिड है, सब एरिड है, ठीक है। उस हिसाब से वेट है तो रेन फॉरेस्ट होगा, ह्यूमिड है तो फॉरेस्ट होगा, सिंपल फॉरेस्ट होगा, सब ह्यूमिड है ग्रासलैंड होगा, सब एरिड स्टेपी एरिड डिजर्ट, समझ गया ना। अब यहाँ पे जो ABCD है ना, ये कोपेन वाला जो है ना, वो वाला नहीं है, यहाँ पे कोपेन वाला नहीं है, ऐसा मत समझना कोपेन वाला है। उसी प्रकार से अब हम निकालते हैं थर्मल इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है ना, थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स, ठीक है। तो थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स निकालने के लिए ना, उसी प्रकार से थर्मल इफिशियंसी निकालने के लिए टी बाई ई का रेशियो निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे
ज़्यादा मत दिमाग लगाओ यहाँ पे, सिंपल से ये बताओ कि जिस तरह से यहाँ पे हम निकाले थे ना इंडेक्स पूरा पी आई बाई ई आई करके निकाले थे ना, उस तरह से यहाँ भी आ जाएगा सिग्मा आई स्क्वायर टू 1 से 12 और ये टी आई बाई ई आई है ना, इस तरह से निकालेंगे। लेकिन इसका एक फार्मूला दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन लॉस तो हमको है नहीं पता, नहीं ना पता है कितना हो रहा है। तो यहाँ पे एक फार्मूला देते हैं, इसका भी एक फार्मूला देते हैं, और वो क्या है, जैसे हमेशा की तरह टी बाई ई का रेशियो सबसे पहले या तो मंथली का हो इसको, है ना। तो यहाँ पे देते हैं फार्मूला जो रहता है टी माइनस 32/4, टी माइनस 32/4, और इसी प्रकार से टी बाई ई इंडेक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ईयरली निकालेंगे या इंडेक्स कहो इसको, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर 12, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर 12 टी आई माइनस 32/4, टी आई माइनस 32/4 32/4 होगा ना। ये वैल्यू आ जाएगा, जहाँ पे आई क्या है, मंथ हो गया हमारा, कौन सा मंथ है, और टी क्या है, टेम्परेचर है, क्या चीज में, फ़ारेनहाइट में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है टी आई माइनस 32/4, ठीक है ना। अब इसका क्या है ना कि इसके बेसिस पे जैसे यहाँ पे क्या किए, 5 रीजन डिसाइड किया हम लोग, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे फर्दर करते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे बोलते हैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेगाथर्म, इसको बोलते हैं मीजोथर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोथर्म, डी को टाइगा, ये टुंड्रा, ठीक है, और ये फ्रॉस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ भी इंडेक्स बताते हैं, लेकिन वो उतना जानना जरूरत नहीं है, जान सकते हो, कह सकते हो कि इंडेक्स मतलब क्या हो गया। अब ये टेम्परेचर वाला इंडेक्स है, ठीक है। तो जहाँ फ्रॉस्ट रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, बहुत ही कम होगा, तो ऑलमोस्ट 0, यहाँ पे 0, और यहाँ 1 से लेकर 15 तक मान लो, ठीक है। फिर उससे 16 के डबल क्या होता है, 16 से 32, 31 तक मान लो। फिर 32 का डबल क्या होता है, 64, 63 तक मान लो। फिर 64 से डबल क्या होता है, 128, फिर 27 तक मान लो। 127 से बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली वही था ना। तो ये इंडेक्स हो जाएगा। इस तरह से तुम देख रहे हो, ये दूसरा हमारा, ये मतलब कि हमारा एक तो ये था हमारा जो एक इंडेक्स ये था, एक इंडेक्स से था, और जो थर्ड इंडेक्स होता है ना, थर्ड इंडेक्स होता है वो बोलते हैं कि सीजनल जो वेरिएशन होता है ना रेनफॉल के कारण, जो हमारा रेनफॉल के कारण जो सीजनल वेरिएशन होता है ना, कभी गर्मी कभी ठंडा आ गया, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि RSWD, समझ में आता है ना, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और एस मतलब समर ड्राई, बताए थे ना जी। एस मतलब समर ड्राई, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, और डी मतलब ड्राई, है ना। डी मतलब ड्राई थ्रू आउट द ईयर, ये हो गया रेन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे कितना इंडेक्स आया, 4, यहाँ पे कितना आया, 5, 6, ABCDEF 6, यहाँ पे 5। तो इस तरह से टोटल जब कैलकुलेट किए तो कितना कॉम्बिनेशन बैठेगा, 5 उसमें है, 6 उसमें है, और 4 इसमें है, 6 5 30 4 12, टोटल 120 हमारा क्लाइमेट टाइप का हमारा पॉसिबल है, ठीक है ना। टोटल 120 टाइप का क्लाइमेट पॉसिबल है। अब देखो ये हमारा हो गया, हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये भी इक्वेटर है, माने ए डैश इक्वेटर हो गया। अच्छा ए डैश और डी ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए डैश हमारा इक्वेटर पे, मेगाथर्म भी इक्वेटर पे होता है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर का एंगल लिया हुआ, ड्राई हो नहीं सकता है, और डी ऐसा नहीं, ड्राई हो नहीं सकता इक्वेटर पे, हमेशा वर्षा होता रहता है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से ए डैश डी, ए इक्वेटर हो गया, और ई क्या है हमारा, टुंड्रा है, तो इक्वेटर पे टुंड्रा होगा नहीं, टुंड्रा, और वहाँ पे डिजर्ट होगा नहीं, तो नहीं होगा, पर तो इक्वेटर पर टुंड्रा ही नहीं होगा, टुंड्रा। डिजर्ट तो हो भी सकता है, कोल्ड डिजर्ट, नहीं इक्वेटर पर डिजर्ट हो ही नहीं सकता है, इक्वेटर पर नहीं, वो ई है ना टुंड्रा, हाँ तो टुंड्रा में डिजर्ट हो सकता है,
लेकिन इक्वेटर पे टुंड्रा कहाँ से होगा, इक्वेटर में डिजर्ट कहाँ से होगा, थोड़ा हाँ। कॉम्बिनेशन ही खराब बैठ रहा। तो इस तरह से बहुत सारा है ना जो कि हट जाता है। तो छाटने के बाद ना टोटल 32 को जो है ना 32 टोटल है जो क्लाइमेट्स हमारा पॉसिबल होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम ले लेंगे ए डैश आर कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, इक्वेटोरियल रीजन हो गया। ए मिला दिए, ए डैश मिला दिए, और क्या किए हैं ये ए डैश और आर कहाँ गया, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होगा ना, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होगा ना। हाँ। उसी प्रकार से ई ए डैश डी, ई क्या है, एरिड है, एरिड है। ई डैश क्या है, सॉरी ई ए डैश है, हाँ ई ए डैश क्या है, मेगाथर्म है, एरिड मेगाथर्म। और डी कहाँ है, मतलब ड्राई है। यानी कि एरिड रीजन में ऐसा हो सकता है कि मतलब कि बहुत ज्यादा प्लांटेशन हो। टेम्परेचर का एंगल है ये टेम्परेचर का एंगल है, कोई जरूरी नहीं है कि वर्षा का ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं समझेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा बहुत ज्यादा हीट है, मतलब क्या, हाँ मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर इफेक्टिव। एरिड मतलब हुआ डिजर्ट टाइप के हो क्या, एरिड मतलब डिजर्ट हो गया, एरिड मतलब डिजर्ट क्या हो गया, एरिड डिजर्ट ही होता है। मतलब एरिड का मतलब डिजर्ट हो गया एरिड का मतलब ही डिजर्ट होता है। ये कहोगे कि हाँ शूज में जूता हो गया एरिड का मतलब डिजर्ट होता था। तो समझ रहे हो ना। हाँ। तो ये हमको ये पॉसिबल हो पाएगा, ई ए डैश डी होगा ना। और ये है ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट। क्यों, ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट क्योंकि एरिड है और मेगाथर्म भी है। देखो हाँ, ये ट्रॉपिकल के आसपास हो जाएगा, मेगाथर्म तो ट्रॉपिकल के आसपास ही होगा ना। हाँ। मेगाथर्म को जरूरी नहीं है कि इक्वेटर पे ही होगा। जैसे यहाँ पे आते इक्वेटर पे आ गया, एडस यहाँ पे आ गया मैंने इक्वेटर पे आ गया, लेकिन एडस यहाँ आ गया मैंने ट्रॉपिकल रीजन हो गया, इक्वेटर से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कहीं पे, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल हो गया, और ई क्या है, डिजर्ट है, और डी भी डिजर्ट हो जाएगा। देखिए ट्रॉपिकल रीजन का जो हॉट डिजर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में तो हॉट डिजर्ट होगा, हाँ, ठीक है ना। डी मैंने ड्राई मैंने हॉट। उसी प्रकार से मान लो कि अगर हम ले लेते हैं ई सी डैश डी ले लेते हैं, तो ई मतलब एरिड हो ई जाएगा, मतलब डिजर्ट है, हाँ। ठीक है। डी मतलब भी डिजर्ट दे रहा सिग्नल, और सी डैश माने कि माइक्रो माने ऊपर का चला जाएगा, ये ट्रॉपिकल का सब ट्रॉपिकल टाइप का हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट। सब ट्रॉपिकल डिजर्ट कौन है, मिड लैटिट्यूड। जब सब ट्रॉपिकल कह रहे हो तो हॉट कैसे होगा जी, हाँ, सब माने मिड लैटिट्यूडनल डिजर्ट। हाँ, वो भी मतलब मिड लैटिट्यूडनल डिजर्ट, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारा क्लाइमेट बन सकता है, जैसे कि जो डी डैश होता है ना, ई डैश होता है ना, और जो एफ डैश होता है ना, उसको सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं। डी डैश क्या होता है, डी डैश में हमारा होता है टाइगा होता है, इसको टाइगा सीधे बोल देंगे। और ई डैश को जो होता है सीधे सीधे टुंड्रा को बोल देंगे, टुंड्रा। और एफ डैश को सीधे सीधे फ्रॉस्ट होता है तो उसको फ्रॉस्ट बोल देंगे। ये अलग क्लाइमेट ही हो गया अकेले, ऐसा नहीं कि तीनों को मिला के अकेले क्लाइमेट बन जाता है। इस तरह से तीन ही ऐसा रहता है ना जो अकेले बनता है, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। अब बाकी सबको कॉम्बिनेशन मिला करके टोटल मिला करके हमारा 32 बनता है, ठीक है ना। ये हो गया 1933 का एक क्लासिफिकेशन हो गया, मिटा देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूरी है, ये आती है नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूरी है। क्योंकि वीडियो लंबा छोटा तो होते रहेगा, ये पर्पस हमारा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीडियो से लाइक ये मिल जाए। अगर लोग देखने वाले अगर देख रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा होगा तो लाइक करेंगे ही, शेयर करेंगे। वीडियो इसके लिए वीडियो छोटा नहीं बना सकते हैं ना, कंसेप्ट टाइट समझाएंगे ना पूरा। इसी प्रकार से 1948 का क्लासिफिकेशन ये समझ में आ गया ना पूरा। अब 1948 का क्लासिफिकेशन देखो, 1948 का क्लासिफिकेशन भी वही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली वो ना एक नया कंसेप्ट लाते हैं, उसको बोलते हैं पीईटी लाते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ये है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब कि ऐसा ये टर्म है ना, ऐसा चीज है ना पोटेंशियल इवेपोरेशन, इसमें लगभग सब चीज आ जाएगा। इसमें मतलब कि सोचो ना, एक तो इवेपोरेशन भी आ रहा है इसमें, प्लस ट्रांसपिरेशन भी आ रहा है जो प्लांट के थ्रू होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ये एक नया टर्म लाते हैं इस बार, और ये कहते हैं कि कैसे निकालेंगे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है,
उसको कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला देते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10t/i पे पावर a, ये फार्मूला देते हैं। फार्मूला ही है, बस इसमें फार्मूला याद करते जाना, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। 1.6 इंटू 10t/i पे पावर a, ठीक है ना, ठीक है, समझ गया ना। यहाँ पे i क्या है, हर चीज का है एक्सप्लेनेशन है आगे। i क्या है यहाँ पे, i यहाँ पे है सिग्मा i का 1 से 12 ti/5 1.514 देखो ये सब जो क्लाइमेट क्लासीफाई किया है ना, वो बहुत सा डेटा को ले करके अपना एक इक्वेशन निकाले हैं, अपना एक इम्पेरिकल फार्मूला बनाए हैं। इम्पेरिकल फार्मूला इस तरह से बनाए हैं ना कि वहाँ का क्लाइमेट को हमको सही से रिप्रेजेंट करे। अब वो बहुत सा एल्गोरिथम बना करके इस तरह से इम्पेरिकल फार्मूला बनाए हैं जो हम लोग को बनाया दिया हुआ है। अब हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है कि फार्मूला कैसे डिराइव कर हुआ, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये सब जो थेसिस करेगा वही सब पढ़ सकता है, ऐसा थोड़ा ना हम लोग को पढ़ने बैठना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आई इतना है, ठीक है, आई का 1 से लेकर 12 ti/5 1.514, ठीक है ना। टी क्या है, हमेशा की तरह मीन क्या है, मीन मंथली टेम्परेचर, मीन मंथली टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये क्या है, ये एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। आई कहीं कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मतलब आई जो है ना उसी के फॉर्म में आई कहीं कोई फंक्शन है जो यहाँ पे आएगा, ये आएगा। पहले आई निकालेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद आई निकालेंगे, पहले आई निकाल के यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। हर महीने का देखो, नहीं समझ में आ रहा है तुमको, लगा टी टेम्परेचर है, मीन मंथली टेम्परेचर, ठीक है। हम जनवरी का सपोज मीन मंथली टेम्परेचर हमको पता है, जनवरी में 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी, इस तरह से पूरे जनवरी मंथ का हमको टेम्परेचर पता है, ठीक है। तो मीन मंथली टेम्परेचर निकल जाएगा हमको, जनवरी का मीन निकल जाएगा। यहाँ पे रख देंगे जनवरी का टेम्परेचर बाई 5 पावर इतना, ये निकल जाएगा जनवरी का। फिर उस तरह से फरवरी करेंगे, फिर इस तरह से मार्च करेंगे, और टोटल 12 महीने का निकाल देंगे तो निकल जाएगा आई, ठीक है। आई निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पुट करेगा ना जी। अब टी है यहाँ पे ईयरली, ईयर का कितना, पूरा ईयर का कितना टेम्परेचर है जो निकल जाएगा, रख देंगे वहां पे, ठीक है ना। हाँ वो रख देंगे। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ए है, तो ए हम लोग को पता नहीं है कि कैसे क्या है। ए कोई है जो फंक्शन है, सपोज ए को है ना जो कोई फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ ये आई है। अब ए का जो इक्वेशन होगा ना उसमें हम इसके लिए रखेंगे वैल्यू, जो आएगा यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, समझ रहा है ना। हाँ। ये कोई फंक्शन होगा, हो सके एज का 2i² रहे, ए का कोई फंक्शन देगा अपनी इक्वेशन में। अब वो उसको हम लोग को निकालने एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसा, बस खाली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से पी जो है प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन, ये निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा ना। उसके बाद क्या करते हैं ना, एक मॉइस्चर इंडेक्स बनाते हैं, मॉइस्चर इंडेक्स बनाते हैं। मॉइस्चर इंडेक्स में क्या रहता है ना बेसिकली कि कितना मॉइस्चर डिफिसिट है या कितना मॉइस्चर सरप्लस मंथली वाइज में। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी का मतलब कि किसी जगह का जो है ना हमारा मंथली मॉइस्चर जो हमारा जो मॉइस्चर इंडेक्स है ये, तो हमारा जो किसी जगह का हमारा मॉइस्चर हमारा 20 mm हमारा रेन होता है, वहाँ पे 20 मिलीमीटर रेन होता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे मान लीजिए कि वर्षा अगर 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 40 हो गया। इस तरह से वर्षा हर मतलब हो रहा है। जनवरी में इतना हो रहा है, फरवरी में इतना हो रहा है, मार्च में इतना हो रहा है, अप्रैल में इतना हो रहा है, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से वर्षा हो रहा है। तो हम निकालेंगे कि 20 से कितना है, ये डिफिसिट है। तो कितना डिफिसिट है, 10 का ये डिफिसिट है, मैंने 10 का डिफिसिट है। यहाँ पे 5 का डिफिसिट है, यहाँ पे डिफिसिट नहीं है कुछ नहीं, यहाँ पे 5 का सरप्लस है, यहाँ पे 10 का सरप्लस है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये बताते हैं। इसका फार्मूला पहले देख लो। ये जो मॉइस्चर इंडेक्स है ना, इसका फार्मूला है 100s माइनस 60d डिवाइडेड बाई पीईटी। पीईटी क्या है,
पीईटी ये वाला पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन बताए ना अभी। अब यहाँ पे रख देंगे और निकालेंगे 100s माइनस 60d, ठीक है, 100s माइनस 60d डिवाइडेड बाई पीईटी। यहाँ पे क्या हो गया है ये हमारा क्या है, ये मॉइस्चर इंडेक्स है, या इसको IM भी बोलते हैं, मॉइस्चर इंडेक्स। अब बताओ जब ये हमको निकाल के आ जाएगा, मॉइस्चर इंडेक्स का वैल्यू निकाल के आ जाएगा, तो हम टोटल हम सरप्लस नहीं निकाल सकते हैं। एक सरप्लस हमको ये दिख रहा है, एक सरप्लस ये दिख रहा है, तो जितना सरप्लस है सबको हम जोड़ देंगे तो हमको टोटल सरप्लस आ जाएगा ना जी। और जितना डिफिसिट है सबको जोड़ देंगे तब टोटल डिफिसिट हमारा आ जाएगा ना जी। टोटल सरप्लस टोटल सरप्लस और टोटल डिफिसिट जोड़ करके यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये टोटल हमारा निकल जाएगा, MI निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना। उसी प्रकार से ये एनुअल MI निकालेंगे, मॉइस्चर इंडेक्स, या मॉइस्चर इंडेक्स जो है, हाँ मॉइस्चर इंडेक्स है, एनुअल निकालेंगे, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा i/1 से 12 और 100s माइनस 60d है ना, डिवाइडेड बाई पीईटी हो जाएगा ना। ये मंथली वाइज हो गया ना, ये मंथली वाइज हो गया ना, ये ईयरली वाइज हो जाएगा। समझ रहा हूँ ना। अब कुछ नहीं आई, इसी का जो वैल्यू आएगा ना, इसी का जो ईयरली वैल्यू आएगा ना जी, इंडेक्स निकल गया हमारा, IM जो इंडेक्स निकल गया ना हमारा, मॉइस्चर इंडेक्स जो निकल गया हमारा, इसी का जो वैल्यू आएगा ना, वैल्यू के बेसिस पर ही फिर से वो कर दिए कि A B C D और E ये मॉडिफाई किए हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा इंडेक्स था, पी और ई इंडेक्स के बेसिस पर वो सब बता रहे थे कि वेट, ह्यूमिड, ये सब। हाँ, अब यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स था। हाँ। यहाँ पे एक था हमारा प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, इफिशिएंसी इंडेक्स, एक था हमारा टेम्परेचर इफिशिएंसी इंडेक्स, और एक था हमारा रेनफॉल का वेरिएशन के हिसाब से 3 इंडेक्स को कंबाइन करके हम बना रहे थे। और यहाँ पे सब कुछ नहीं है, यहाँ पे इस फार्मूला में ही हमको सारा इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन है ना, इसमें ऑलरेडी इवेपोरेशन भी है, ट्रांसपिरेशन भी है। आप सोचो ना कि पीईटी मतलब क्या होता है, कितना मतलब कि इवेपोर ट्रांसपिरेशन प्लांट कर रहा है, मतलब इसमें सारा आ जाएगा इवेपोरेशन, यानी कि कहीं लैंड है, पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ पानी कितना इवेपोरेट करके ऊपर जा रहा है, ये भी एंगल है। ट्रांसपिरेशन माने प्लांट का कोई अगर पत्ता अगर है, प्लांट का कोई पत्ता है तो यहाँ से भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो हीट भी रिलीज हो रहा है, तो सारा एंगल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, सारा एंगल यहाँ पे आ गया है। उतना दिमाग मत लगाओ, ये जो है ना सारा एक ही फार्मूला में एडजस्ट कर दिए हैं। ये जो किए हैं ना मॉडिफिकेशन, इसमें सारा एक ही में कर दिए हैं। और यहाँ पे बस एक ही ABCD आएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अधिक अल्फाबेट्स को, ठीक है ना। लेकिन ये जो हो गया ना, ये हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे वेट हो जाएगा, वेट क्लाइमेट हो जाएगा, या इसको बोलते हैं पर ह्यूमिड, इसको बोलते हैं पर ह्यूमिड। लेकिन जो बी है ना उसको फर्दर 4 में तोड़ दिए हैं, ये B4 B3 B2 और B1, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का होगा, ये सारा क्या है, ये ह्यूमिड होगा, ये बेट है, बताए थे कि ट्रॉपिकल वाला बेट होगा, उसके ऊपर नीचे जाएंगे तो ह्यूमिड हमारा आएगा, ठीक है ना, ह्यूमिड आ गया। और C है ना उसको फर्दर तोड़ दिए हैं C2 C1, इसको ये क्या है, ये ह्यूमिड है तो नीचे क्या होगा, सब ह्यूमिड होगा, और D क्या होगा, सब एरिड होगा, और E क्या होगा, एरिड हो गया। इस तरह से ये तोड़ देते हैं, ठीक है। और IM का जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में इस तरह से तोड़ दिया, कुछ हो गया, कुछ करना नहीं है। IM जो है ना इसका तो वैल्यू होगा ना, इसका वैल्यू होगा ना, IM का जो वैल्यू होगा ना मॉइस्चर इंडेक्स का, इसी वैल्यू के बेसिस पे ही तो ये सब कर रहे होंगे। कोई वैल्यू होगा, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम बता दिए थे, हम वैल्यू सब बताने की जरूरत नहीं था, वैल्यू के बेसिस पे तो ये सब लिख रहे होंगे। अब IM का जो वैल्यू होता है ना -33 अगर होता है ना, IM का -33 ले लेंगे ना, तो यहाँ पे ड्राउट रीजन होता है इंडिया में। माने इंडिया में अगर हम जैसे कि वर्ल्ड का क्लाइमेट को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इंडिया का मैप को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ना, कि कहाँ पे ड्राउट है, कहाँ पे हमारा डिजर्ट है, कहाँ पे हमारा मतलब कि ट्रॉपिकल है, कहाँ पे सब ट्रॉपिकल है। इंडिया में भी तुम क्लासिफाई कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं है बट ऐसे भी पूछ सकता है, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, समझ में आ गया ना। खत्म हो गया, कुछ ज़्यादा है नहीं।
-33 डिग्री है ना, इंडिया में ड्राउट को रिप्रेजेंट करता है। इतना वैल्यू रहेगा मतलब कि ड्राउट है, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं ना, हो चुका है, ज़्यादा हैंग नहीं करना। अच्छा, IM -33 डिग्री कहाँ आता है? C1 और D जो है ना, C1 और D के बीच में, यानी कि C1 और D यहाँ पे हमारा -33 डिग्री आता है, माने यहाँ पे हमारा -33 डिग्री आता है, ठीक है। और C1 C2 जो है ना, C1 C2 कहीं यहाँ पे हमारा 0 आता है IM, माने यहाँ से ऊपर जाएंगे तो IM पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और यहाँ से नीचे जाएंगे तो IM, माने कि C1 C2 के बीच में यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो IM पॉजिटिव होगा, यहाँ से नीचे जाएंगे तो IM नेगेटिव होगा, ठीक है ना। IM पॉजिटिव मतलब क्या है? हमारा सरप्लस है ना जी, ठीक है। यहाँ से जाएंगे तो डिफिसिट है हमारा, मॉइस्चर हमारा सरप्लस में है, मॉइस्चर हमारा डिफिसिट में है। मॉइस्चर डिफिसिट होगा तभी तो एरिड हो जाएगा, हैं। मॉइस्चर सरप्लस होगा तभी तो हमारा ट्रॉपिकल बेट हमारा आएगा, समझ रहा है ना। तो ये हो गया, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका मेरिट डिमेरिट देख लो, इसका मेरिट डिमेरिट फर्स्ट देख लो, मेरिट देख लो। मेरिट में क्या क्या आएगा बताओ? तू अभी तो कॉपी में पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया। मेरिट में है कि थोड़ा सा ये मतलब कि 1948 के बाद दिए हैं तो थोड़ा सा अथी सिंपल है, उतना कम्प्लेक्स नहीं है वो। सिंपल, लेकिन इसका फॉर्मूला तो कम्प्लेक्स है। हाँ, इसका फॉर्मूला कम्प्लेक्स है, ये डिमेरिट है। मतलब ये कह सकते हैं ना, ये बहुत ही माइक्रो लेवल जो है ना, माइक्रो लेवल पे ना, ये किसी रीजन का क्लाइमेट है ना, वो माइक्रो लेवल का बता सकता है। 32 टाइप का क्लाइमेट है, मैंने बता सकता है कि एग्जैक्ट बता सकता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा एग्जैक्ट। वो तो जनरलाइज था, ये बहुत ही माइक्रो लेवल में बताएगा कि क्लाइमेट कैसा होगा, है ना। और क्या मेरिट है इसका? डिटेल स्कीम है ये, है ना। तो इस कारण से क्या हो रहा है, डिटेल स्कीम है ना, इस कारण से क्या हो रहा है ना, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट में, ड्राउट मैनेजमेंट में, क्योंकि बहुत ही एग्जैक्ट बता रहा है कि कहाँ पे डिजास्ट होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो ड्राउट मैनेजमेंट या क्रॉप मैनेजमेंट या अदर चीज का मैनेजमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं ना। तो ये हमारा ये हो गया। और क्या इसका बेनिफिट्स हो जाएगा? एक इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है NBSSLUP बता दे रहे हैं। इसका क्या फुल फॉर्म है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है ना। नेशनल ब्यूरो है सॉइल साइंस, मतलब कि सॉइल हो गया, एंड लैंड यूज प्लानिंग मतलब लैंड हो गया, लैंड यूज प्लानिंग मतलब कि सॉइल और लैंड ये सब का मैनेजमेंट करने के लिए ये जो बॉडी है ना इंडिया में, ये इसके डेटा का यूज करती है। इसका जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है ना, इसका यूज करती है। और ICAR को सब जानता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्रॉप प्लानिंग के लिए यूज करती है। एग्रीकल्चर है तो क्रॉप प्लानिंग के लिए यूज करेगा ना। तो ये इसका यूज करती है। जो इसका मेरिट्स है ना, इसका तभी तो यूज कर रही है ना। कोपेन क्या किए थे? टेम्परेचर को बोले थे कि मेजर बेसिस है, ठीक है। और रेनफॉल को बोले थे सेकेंडरी बेसिस है। कोपेन क्या बोले थे? टेम्परेचर को बोले थे मेन प्राइमरी बेसिस, तभी तो फिर रेनफॉल को बाद में लगाए थे, याद है ना, RSWD करके। तो इसको बोले थे कि ये प्राइमरी है। लेकिन ये जो क्या है ना, थॉर्नबर्ट क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग कर दिए। इसको ABCD है तो इसको भी ABCD A' B' C' D' है, दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे तो कुलकुमारी कर रही है। और ये इवेपोरेशन को भी मतलब कि हाँ, इवेपोरेशन को भी ऐड कर रहे हैं, तो भी एक ऐड कर सकते हो कि इवेपोरेशन को, ट्रांसवेपोरेशन कंसेप्ट को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी ऐड कर सकते हो। और बताओ इसका क्या बेनिफिट्स है? ये जो इसमें है ना 1948 के अथी में ना, यहाँ पे पोटेंशियल बताए हैं, पोटेंशियल ट्रांस इवेपोरेशन बताए हैं ना, PET, पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपोरेशन बताए का कंसेप्ट दिए हैं। इससे क्या होता है ना कि एरिड रीजन को ना सही मार्क कर सकते हैं हम लोग, है ना। कि अगर पोटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन जो है निकालते हैं तो IM जो आता है, इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर आता है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ ये एरिड रीजन है, और ये डेटा में ही सारा चीज इंक्लूडेड है। तो ये जो हम लोग जो PEI निकालते हैं ना, उसके हिसाब से IM निकालते हैं, और उसके हिसाब से एरिड रीजन को हम सही से मार्क कर सकते हैं हम लोग।
कर सकते एरिड हैं। में मतलब सिर्फ पेड़ पौधा ही रहता है जिससे ट्रांसपिरेशन होता है। हाँ, इवेपोरेशन के लिए तो कोई नदी उदी रहता नहीं है। उसमें दोनों चीज आएगा जी, इवोपरेशन भी, नदी उदी से इवोपरेशन होगा ना जी, हाँ। हैं, पेड़ पौधे से ट्रांसपरेशन होगा ना जी, तो इवेपो ट्रांसपरेशन है, मैंने सारा चीज इंक्लूडेड है। तो ये भी ऐड कर सकते हो इसमें। और क्या ऐड कर सकते हो? बस इतना काफी है, इतना इतना सारा काफी है, 5-6 पॉइंट हो ही गया ना। और डिमेरिट देख लो इसका, डिमेरिट क्या क्या होता है बताओ? ये भी क्या किए हैं, ये भी एयर मास को और क्या है, एयर मास को और बहुत सारी चीज को ये भी इग्नोर कर दिए हैं। जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, विंड्स का डायरेक्शन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये सब को नेग्लेक्ट कर दिया। तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा ना। हाँ। दूसरा क्या आ जाएगा? बहुत सारा क्या ये कहते जो हैं है फार्मूला है। हाँ, बहुत सा फार्मूला है, फार्मूला बहुत ज्यादा है, जिस कारण से कॉम्प्लेक्स हो गया है सिस्टम, हो गया। तीसरा क्या है, इतना ज्यादा 32 टाइप का क्लाइमेट बता दिए है ना कि इसको वर्ल्ड जो मैप है ना, वर्ल्ड मैप आप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का वर्ल्ड मैप बना ही नहीं पाएगा। जिसको कार्टोग्राफर जो होगा, जो वर्ल्ड मैप बनाता है, बना ही नहीं पाएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो ये हो गया। और बताओ और क्या है इसमें? हाँ, नॉर्थ अमेरिका के साइंटिस्ट थे, ये ज्योग्राफर थे। तो ये जो बताए हैं ना, स्टार्टिंग में जो बताए थे ना, नॉर्थ अमेरिका के लिए ही ज्यादा सही एक्यूरेट आया है। और ये बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल और सेमी एरिड रीजन का निकालते हैं ना, अदर रीजन का, तो फिट नहीं बैठता, यही सही बैठता है, बाकी को फिट नहीं बैठता है। ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं आता, मैंने एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट नहीं आता है। तो ये सब इसका आई थिंक डिमेरिट्स में आ जाएगा ना। और बताओ कैलकुलेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो बता ही दिए। अच्छा, डेटा जो पोटेंशियल इवेपोरेशन का जो डेटा है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का डेटा है, वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है सारे प्लेस के लिए। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन की हर जगह की कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, हर जगह का डेटा अवेलेबल नहीं ना है जी। ये तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही होगा ना जो डेटा अवेलेबल कराएगा, तभी तो कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो हर जगह का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक इशू है, ठीक है। और उसके बाद एक इशू है कि हम लोग जो थॉर्नबर्ट जो रेगुलर डेटा का, इसमें हम लोग का रेगुलर डेटा चाहिए। डेटा जो है ना रेगुलर चाहिए, कि हर जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, मार्च का डेटा, अप्रैल का डेटा, रेगुलर डेटा हमको आते रहना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है डेटा दे रही है तब तो सही है, और डेटा अगर हम लोग पास नहीं आ रही है किसी कारण से कंटिन्यूसली, तब तो हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगा ना हमको। तो ये सब एक प्रॉब्लम है इसका, बहुत सारे डिमेरिट्स आ जाएगा ना। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इंडिया को मैप बना के ना बताइए कि इंडिया के कहाँ पे मतलब किस तरह का क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है। तो बता दोगे ना, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है, तो ए टाइप का क्लाइमेट आ जाएगा। इसे थोड़ा सा कम होता है इधर, तो बी टाइप का क्लाइमेट आ जाएगा ना। यहाँ पे सी टाइप का आ जाएगा ना। और डी क्या है, सब अथी है, डी मतलब कि पूरा अथी है, सब एरिड है, डी सब एरिड है ना जी। और ई एरिड है, माने कि इधर ई में चला जाएगा, एरिड चला जाएगा, ठीक है। इसके अगल बगल में सब डी हो जाएगा ना। और ऊपर में जम्मू कश्मीर में ई हो जाएगा, एरिड में आ जाएगा, या तो ठंडा हो जो गर्म हो, एरिड में आ जाएगा ना जी। और डी हमारा सब एरिड में आ जाएगा। उसी प्रकार से इधर से देखोगे तो ए सब एरिड में आ जाएगा, अथी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट टाइप में। हाँ, रेन फॉरेस्ट टाइप का आ जाएगा। फिर यहाँ पे बी रहता है, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल सी रहता है, इस तरह से कर दोगे ना, ये सब देख के कर दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही पढ़ना था, ये हो गया है, हम लोग को ज़्यादा है नहीं करना इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, जितना टॉपिक था मैं सारा कवर कर लिया हूँ। तो अब आप लोग का ऑलमोस्ट क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आप लोग अगर जो भी वीडियो देखते होंगे, आप लोगों को सही से समझ में आता होगा। अगर कोई इशू है तो आप मैसेज करके, कमेंट करके, जो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू।